सर, अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर, आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। और सर कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल है। और उस नेता के अलावा और कौन नहीं जानता कि महाभारत में अभिमन्यु का वध 7 महारथियों ने मिलकर किया था। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। कहते हैं कि सियासतदारों की बातों में यूं आया ना करो, क्योंकि जब भी हम इनकी बातों में आते हैं तो ये अक्सर अपनी बातों में उलझा करके अवाम पर वार करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। दरअसल बीते दिन से जिस तरीके से सदन में बवाल मचा हुआ है, जाति से लेकर के उन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने अपनी बातों को रखा था विधानसभा के शुरुआती दौर में, उन्होंने चक्रव्यूह की बात करी थी। लेकिन चक्रव्यूह के साथ ही साथ अब बात इस बात की छिड़ गई है, क्योंकि उन्होंने अपने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट करते हुए ये साफ किया है कि जल्द ही उनको ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर पता चली है कि ईडी के रेड जो है उनके यहाँ फिर पड़ने वाले हैं। लेकिन उन्होंने कहा मैं चाय बिस्कुट के साथ जो हूँ तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जिस तरीके से सदन के भीतर जो चीजें चल रही हैं, जिस चक्रव्यूह की बात हो रही है और उसके बाद लगातार नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की बातें कर रहे हैं और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ईडी, हालांकि ईडी सीबीआई को लेकर के अभी से नहीं, पहले से भी ऐसा देखा गया है कि पूरी तरीके से भाजपा पर यह आरोप लगते आए हैं कि वो अक्सर इसका इस्तेमाल करती है, गलत फायदा उठाती है और जान करके विपक्ष के नेताओं के घर पे रेड पड़ा देती है। लेकिन अब जो पोस्ट हुआ है, उस पोस्ट के बाद से सियासी घमासान, जाहिर सी बात है तेज होना तो बनता ही था, वो तेज हो गया है। लेकिन इसके मायने समझें तो किस लेवल पर इसके मायने जाते हैं और धरातल की क्या सच्चाई है, भीतरी सदन के अंदर जितनी हम चीजें देखते हैं, क्या वाकई वो आवाम के लिए बेहतर है, आवाम के लिए ही सोची जा रही हैं, आवाम के हिस्से के लिए बात हो रही है, या वाकई केवल एक ऊपरी परत को दिखाते हुए एक वो पारदर्शी शीशा दिखाया जाता है जिसके पीछे की चीजें शायद आवाम की आंखों के सामने झलकती तक नहीं है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ में कामनी जी हैं जो लगातार इस पूरी खबर पर बनी हुई हैं और इनसे जानेंगे कि कैसे ये सारी चीज़ों को वो देखती आ रही हैं और क्या कुछ अभी पूरी गहराइयों में ये सारी चीज़ें होंगी। कामनी जी, लगातार आप इन सारी खबरों पर भी बनी हुई हैं। हम देख रहे हैं विधानसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही जो है ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। पहले दिन चक्रव्यूह की बात होती है, फिर चक्रव्यूह के बाद पलटवार होता है और हाल ही में भी फिर से अनुराग ठाकुर ने इस बात का पलटवार किया। तो आज राहुल गांधी ने ट्विटर के माध्यम से जो है सारी चीज़ें कही, कैसे देख रही हैं? देखिए आस्था, ये लगातार जिस तरीके से इस वक्त मतलब इस टर्म में जो विपक्ष है वो पावरफुल है, वो अपनी बातों को पूरी पावरफुल तरीके से रख रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं लोकसभा में, उन्हें चुना गया नेता प्रतिपक्ष के रूप में, और लगातार जब से ये सदन चलना शुरू हुआ है, लगातार राहुल गांधी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम बीजेपी के तमाम नेताओं को वो घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से देखिए विपक्ष हमेशा आरोप भी लगाता रहता है कि जो ये बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, ये सीबीआई, ईडी और आईटी, इन सब का जो है दुरुपयोग कर रही है अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो ऐसे में अगर आप ट्वीट भी देखेंगे तो राहुल गांधी ने करीब, मुझे लगता है ये रात में 1:30 बजे के करीब उन्होंने ट्वीट किया है, अपेरेंटली 2 in 1 डिड नॉट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच, ईडी इनसाइडेड टेल मी द रेड बीइंग प्लान्ड, वेटिंग विद माई ओपन आर्म्स, ईडी चाय एंड बिस्किट ऑन मी। देखिए ये जो कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का, ये कॉन्फिडेंस उन आंकड़ों से आया है जो जनता ने लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी की कांग्रेस जो पार्टी है उसे 99 सीट जिस तरीके से दी और इंडिया गठबंधन एक तरीके से मजबूत विपक्ष के रूप में सामने आई है। और जैसे चक्रव्यूह को लेकर राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, हर कोई राहुल गांधी की तारीफ करने लगा, राहुल गांधी ने बहुत अच्छी स्पीच दी। लेकिन इसी में अनुराग ठाकुर जब उन पर बोलते हैं तो ये कहते हैं एक्सीडेंटल हिंदू जो हैं उन्हें महाभारत का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वाकई में जो चक्रव्यूह वाला जो उन्होंने बोला जिसमें 6 लोगों का उन्होंने नाम लिया, उन नामों को भी अगर मैं बता दूं आपको तो बेसिकली वो उन 6 लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, आरएसएस जो प्रमुख हैं उन्हें
अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी, इन 6। लेकिन देखिए चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में रख के जब उन्हें मारा गया था, जब उनकी हत्या की गई थी एक तरीके से, हालांकि युद्ध था उसमें हत्या क्या ही कहा जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें 7 लोग थे और राहुल गांधी 6 लोगों का जिक्र करते हैं और चक्रव्यूह से इसको कंपेयर करते हैं कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने उनको घेरने की कोशिश करी कि उस महाभारत का ज्ञान होना चाहिए था और चक्रव्यूह में 6 नहीं बल्कि 7 लोग थे, तो क्या वाकई पूरी तरीके से राहुल गांधी को ही पूरे उसमें चक्रव्यूह में घेरने का प्रयास किया गया ऐसे? बिल्कुल, देखिए वो एक आम बात है कि जब कहते हैं पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप चलता है, राहुल गांधी ने वाकई में जब आप चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में सही से ज्ञान होना चाहिए, या फिर जिसने भी उनकी स्पीच ये लिखी थी वो सही नहीं थी, क्योंकि देखिए चक्रव्यूह में जब बात की जाएगी तो 7 लोग थे, 6 लोग थे नहीं, और जिसको लेकर हमेशा ही बीजेपी जो है राहुल गांधी को और कांग्रेस को घेरती आई है कि असली हिंदू कौन है। अब लड़ाई ये चल रही है इन लोग की असली हिंदू कौन है, और ऐसे में जब ईडी को लेकर सवाल होता है, राहुल गांधी जिस तरीके से कह रहे हैं कि ईडी के अंदर जो लोग हैं उनके सूत्रों ने बताया है कि अब उन पर रेड को लेकर प्लानिंग बनाई जा रही है, और ये उनका कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के केस में 2022 के जून में नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी ने 50 घंटे पूछताछ की थी, करीब 5 दिन ये पूछताछ चली थी, जिसमें करीब 20 से 25 सवाल उनसे रोज पूछे जा रहे थे। तब और हमने देखा था कि कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है, इस तरीके से एकदम विपक्ष के सबसे ताकतवर चेहरे को जिससे मोदी डरते हैं, इस तरीके के तमाम बयान थे। और अब राहुल गांधी कहते हैं कि मैं बाहें फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूं और चाय बिस्कुट भी मेरी तरफ से उन्हें ऑफर किया जाएगा। तो ऐसे में ये जो आरोप प्रत्यारोप है ये काफ़ी तेज़ होता जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं उन पर सही से कौन बात करेगा, कौन जवाब देगा। देखिए चक्रव्यूह का मुद्दा अलग है और ईडी को लेकर देखिए विपक्ष बार बार आरोप लगाता है, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस में पूरा करना चाहूंगी आस्था कि ईडी को लेकर आप भले कह सकते हो कि बीजेपी दुरुपयोग कर रही है, एनडीए दुरुपयोग कर रही है, लेकिन ये भी बात सच है कि भ्रष्टाचार है और आपके ऊपर वो आरोप लगे हैं तभी ईडी आपके पास पहुंच रही है। ना आरोप होंगे और ना ईडी आपके पास पहुंचेगी, तो कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ें की है। नेशनल हेराल्ड के जो भ्रष्टाचार का मामला है वो बहुत बड़ा मामला है, जो हमने तमाम लोग देखते आ रहे हैं, बार बार वो मुद्दा उठता है, पूछताछ होती रहती है, लेकिन अब फिर इस पे राजनीति चल रही है। जैसे आपने ईडी का जिक्र किया और 50 घंटे पूछताछ चली थी, हमने वो भी बात करी, लेकिन मेरा मकसद यही है कि अभी आपने भी उन बातों को कहा कि आवाम के लिए क्या हो रहा है, जनता के लिए क्या हो रहा है। हम सदन में देखते हैं पक्ष विपक्ष दोनों अपने मुद्दे रखते हैं। जहाँ विपक्ष के रूप में देखा जाए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार ये बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, MSP बिल की बात कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हम इसको पास करवा के रहेंगे। बेरोजगारी हो गया, रोजगार हो गया, महंगाई हो गई, इन तमाम मुद्दों पर वो खेल रहे हैं। लेकिन जब असलियत हम देखते हैं कि क्या वाकई आवाम के लिए इस तरीके से चीज़ें होंगी, क्योंकि सदन में तो बहुत ही ज़्यादा बातचीतें चल रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में ना हमें ये भी देखना होगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो किसानों की आत्महत्या के जो आंकड़े हैं वो आपके हमारे सामने आए थे, जो अब बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जा रहा है, कर्नाटक में आप बहुत बड़े बड़े वादों के साथ आए, आपको जनता ने आपको पूरा साथ दिया, लेकिन उस पर बात क्यों नहीं हो रहा। वाकई में जिस तरीके की बेरोजगारी है उसको लेकर वाकई में सरकार जो है, मोदी सरकार, उससे सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सरकार आपकी है तो जवाबदेही भी आपकी बनती है और विपक्ष होने के नाते राहुल गांधी पूछ रहे हैं। लेकिन ऐसे में राहुल गांधी से ये भी पूछा जाना चाहिए कि कर्नाटक में जो आपकी सरकार है वहाँ पर किसानों की जो स्थिति है उसको लेकर राहुल गांधी क्या करेंगे। क्योंकि देखिए जब कांग्रेस सत्ता में थी तब यही बीजेपी प्रोटेस्ट करती थी, हर जगह आपको प्रोटेस्ट करते हुए दिखती थी, विकासशील भारत की बात किया करती थी। लेकिन आज के समय में यही बीजेपी है जो युवा प्रोटेस्ट करते हैं, रोजगार नहीं मिलता है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है और तमाम दूसरे भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार विपक्ष सवाल पूछ रहा है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात कौन कर रहा है और वाकई में उन्हें जमीनी स्तर पर सुधारने की कोशिश कौन कर रहा है। लेकिन जब हम 2024 के आकलन देखते हैं उसमें जनता का जो परिणाम आता है, जनता ना तो विपक्ष को निराश करती है ना पक्ष को निराश करती है। सत्ता में जो है दोबारा जो है एनडीए आती है, भाजपा अपनी सरकार बनाती है। लेकिन जब हम धरातल की ओर जाते हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने भी ये कहा कि जो आरोप आप
प्रधानमंत्री अमित शाह पर या उस चक्रव्यूह का नाम लेकर के लगा रहे हैं, तो आप ये भी सुन ले शशि थरूर की जो लिखी हुई, मैं भी देख रही हूँ, द ग्रेट इंडियन बुक है, जो 1947 में ये बात बताती है कि आखिर उस समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि धृतराष्ट्र कौन है और उस वक्त कौन चला रहे हैं। बिल्कुल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, उस वक्त जो सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की, तो उसको लेकर उनकी ही पार्टी के नेता थरूर ने बोला है कि धृतराष्ट्र की वो सरकार थी। मतलब उनके कहने का मतलब है उस वक्त जो फैसले लिए गए थे वो एक तरीके से, जिस तरीके से धृतराष्ट्र अपने पुत्र मुंह में ले रहे थे, उसी तरीके से 1947 में जो सरकार बनी थी और उस वक्त जो फैसले लिए गए थे, तो बेसिकली वो अपने फायदे के लिए लिए गए थे, देश की जनता के, हिंदुस्तान के भविष्य के फायदे के लिए नहीं लिए गए थे। क्या लगता है कि राहुल गांधी का ये जो आत्मविश्वास है, जिस तरीके से हम उनका सदन में वो कॉन्फिडेंट देख पा रहे हैं, जो एक हाई लेवल का दिख रहा है, वो कितना ज्यादा इनको आगे के लिए जो है इनका साथ देगा, जनता को खुश करेगा, और कहाँ तक का वो मोटिवेशन वो जनता में, जो जिस तरीके से वो एक बुलंद आवाज की तरीके वहाँ सदन में पेश हो रहे हैं, जनता की बात रख रहे हैं, वो कहाँ तक जायज होगा और कितना बेहतर वो हो पाएगा। देखिए आस्था, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो 2.0 किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी जमीनी स्तर पर जनता को, उन्हें अपने आसपास देखते हैं। जिस तरीके से देखिए वायनाड से राहुल ने अपनी सदस्यता वापस ले ली, जीत गए थे, लेकिन उन्होंने रायबरेली चुना कि उनकी एक पारंपरिक सीट, हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन वाकई में जो पुरखों के समय से आती जा रही है, तो ऐसे में उन्होंने रायबरेली को चुना और वहां से वो सांसद हैं। वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस बीच वायनाड, जिस तरीके से कल राहुल और प्रियंका गांधी दोनों गए हैं, और जहां जहां लोगों को, जैसे हाथरस पे भले ही उन्होंने बाबा के लिए ना बोला हो, लेकिन वो वहां गए, उन्होंने पीड़ितों से कहा कि हम आपके साथ हैं। ऐसे में तमाम बहुत सारी चीजें राहुल गांधी कर रहे हैं जो पिछले 10 सालों में जनता मिस कर रही थी। बेसिकली हम विपक्ष को मिस कर रहे थे। तो ऐसे में देखिए जनता का फायदा हो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक रूप से अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो उनके लिए वाकई में फायदेमंद है, जिस तरीके से वो कॉन्फिडेंस, जनता भी ये अनुभूति करेगी और यही एक्सपेक्टेशन रखेगी कि अगर वर्तमान की बात नहीं करूंगी, भविष्य में विपक्ष आता है सत्ता में, तो क्या फिर भी एक कॉन्फिडेंट और जिस तरीके से मिलाप है जनता के बीच जाने का, ये रहेगा। क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं कि सत्ता पक्ष में जो भी सरकार अभी है, भाजपा है, वो उस दौरान भी जब वो विपक्ष में थी तो लोगों से मिलती थी, वो सारी चीजें जो है देखने को मिलती है। तो जीरो लेवल पर चीजें जो है ये भी मुझे निकल करके सामने आती है और हर जनता ये सवाल भी करती है। देखिए इसीलिए तो कहता है कि कहा जाता है कि आज के हुक्मरान भी कमाल करते हैं, छीन लेती हैं आंखें और चश्मे दान करती हैं। तो ये तो तमाम सत्ता में जो भी रहे हैं उनका ये रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से तमाम हादसे होते हैं, उसके बाद मुआवजों को लेकर तो ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी सरकारें उन हादसों को रोकने पर काम नहीं करती हैं। मुआवजे किनके पैसों के दिए जाते हैं? जनता के ही पैसे हैं, जनता को दे दी जाती है। लेकिन उनकी जो मांगे हैं, अगर रोजगार मिल जाए तो ये भत्ता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ये नेता होते हैं बहुत प्राउडली बोलते हैं, कर्नाटक में भी आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, आप तमाम सरकार, जब कांग्रेस ने दिया तो बीजेपी भी जो हमेशा कहती थी कि हम सशक्त लोगों को बना रहे हैं, वो भी इन्हीं पे आ गई, क्योंकि आप रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, आप डेवलपमेंट रोजगार को लेकर, युवाओं के लेकर नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या करते हैं? आप रोजगार भत्ता दे रहे हैं। अरे नहीं चाहिए लोगों को भत्ता, युवाओं को तो बिल्कुल नहीं चाहिए, उन्हें शिक्षा चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्होंने जो इतने सालों मेहनत की है उन्हें उसके बदले में एक सम्मानजनक कुछ मूल्य चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाए। कमली जी, आपने रोजगार की बात करी और बेरोजगारी की बात करी है, भत्ते की बात करी, और हम यही बात कर रहे हैं कि जनता के लिए कितना काम हो रहा है, यही सारी चीजें जान रहे हैं। लेकिन हम आखिरी सवाल लेंगे और उस आखिरी सवाल में हम सदन की उस बात को करेंगे जो एक 2024 के चुनाव से लेकर के अभी तक का मुद्दा बना हुआ है। और शायद मुझे लगता है कि देश में जब तक चुनाव होते रहेंगे, देश जब तक चुनाव के भांति चीजें रहेंगी और जाति धर्म, जाति जनगणना, ये सब चलता रहेगा। मेरा सवाल भी यही है कि लगातार जाति जनगणना को लेकर के चर्चा थी और अनुराग ठाकुर ने फिर से इस पर बयानबाजी करते हुए राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी, जिसे खुद की जाति पता नहीं है और गणना की बात करते हैं, जिसके बाद देखा विपक्ष तिलमिला जाता है, विपक्ष बोलने लगता है। लेकिन क्या वाकई जाति जनगणना की जिस तरीके से विपक्ष बात कर रहा है, ये कहाँ तक सही है और जनता के हित के लिए रहेगी भी या नहीं? देखिए जातीय जनगणना की जो बात की जा रही है, ये तो नहीं है कि कांग्रेस कभी सरकार में थी नहीं, आप पहले भी सरकार में थे। आपने क्या किया, किस तरीके से जातीय जनगणना की बात की, और जातीय जनगणना की जब बात की जाएगी
जाति तो पूछी जाएगी ना। बिल्कुल। सवाल यही है, क्योंकि वो जब मैंने सत्र देखा बहुत मुझे अटपटा लगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मेरा अपमान किया गया। अपमान कैसे किया गया? जब आप ऐसे कहते हैं कि इसी सदन में हम जातीय जनगणना का वो पास करवा कर रहेंगे, आप लोगों के सामने करवा कर रहेंगे, और जब आप जातीय जनगणना करवाएंगे तो हर व्यक्ति से उसकी जाति पूछी जाएगी। वो कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं। तो ये चीज हमारे देश में, और ये जो राजनेता हैं और राजनीति जो करते हैं, ये लोग कभी आपकी हमारी जाति जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसी जाति और इसी धर्म से इनका धंधा चल रहा है, क्योंकि इसी को लेकर ये आपको और हमें बांट रहे हैं। तो देखिए, ये जाति वाला जो एंगल है ये तो लगातार चलता रहेगा, जितनी भी सरकारें आएंगी, जो पहले थी वो भी और ये भी, तो वो चीज़ें हैं। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ज़मीनी स्तर पर क्या काम हो रहा है, क्योंकि आरक्षण को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि रिजर्वेशन कोटे में भी कोटा देने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए SC ST में जिन लोगों ने रिजर्वेशन लेके खुद को सशक्त बना लिया है वो मुख्य धारा में आ चुके हैं समाज की, लेकिन वही लोग क्या कर रहे हैं, वही लोग उस आरक्षण का उपयोग करते हैं। राज्य सरकारों को लेकर के भी बोला गया है कि राज्य सरकार बाकी कोटे में कोटा कैसे देना है वो तय करेंगी, लेकिन वो भी पूरा एक जांच स्तरीय पर देखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए जांच तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए आरक्षण में ये होता है, इतना अमाउंट है तब आप आरक्षण ले सकते हैं, तो वो सब देखिए जिसके घर में सब IPS IAS हैं उसके बच्चे को शिक्षा के लिए कोई कमी नहीं रही होगी, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उसे आरक्षण की ज़रूरत है। वाकई में जिसे ज़रूरत है उसे तो शिक्षा भी नहीं मिल रही है, उसे पहले मूल रूप से शिक्षा तो मिल पाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हमने चर्चा करी कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष लगातार बात कर रहे हैं, सदन में एक अलग ही गूंज दिखा रहे हैं, जनता के उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो लोकसभा चुनाव के पहले भी थे और लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तो लगातार वो बात उठा रहे हैं। लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो ये बात कहता हुआ आ रहा है कि उनके पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो धरातल पर काम करे और वो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सारी चीजों को लेकर के हमने चर्चा करी और जानने की कोशिश करी कि जो कॉन्फिडेंट नेता प्रतिपक्ष का देखा जा रहा है धरातल पर वो कैसे देख रहे हैं। वही हमने कामनी से भी इसी बात को लेकर के चर्चा करी कि अगर यही कॉन्फिडेंस आगे रहता है और ये एटीट्यूड राहुल गांधी का रहता है तो वो कहां तक उनको बेनिफिट पहुंचा पाएगा। और यकीनन जिस तरीके से सदन के भीतर पक्ष हो या विपक्ष आपस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला खड़ा कर रहा है, लड़ रहा है, वो अवाम पर कितना वार कर रहा है और क्या वाकई वो अवाम के लिए सोचा जा रहा है या फिर केवल एक दिखावटी या पारदर्शी शीशे की तरह भांति दिख रहा है। फिलहाल तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ आस्था तिवारी।